देखिए ईरान और फॉरेन मिनिस्टर का जिनेवा में कैसे सेकेंड टॉक हो रहा है, जहां पे दोनों ने एग्री ही किया है एक कॉमन न्यूक्लियर टैक्स पे, और इसराइल ने भी अपना प्रोग्रेसिव अप्रोच दिया है कि टोटली तरीके से इसे ख़त्म कर दिया जाए और इसे रिप्लेनिशेबल कर दिया जाए, इसको यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए। यहाँ पे देखें तो दिस इज़ नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले जब ईरान ने इसके अपने न्यूक्लियर इनरिचमेंट की तरफ आगे बढ़ते हुए जब बढ़ा था, तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने इस पर रिपोर्ट किया था कि ईरान अपना न्यूक्लियर इनरिचमेंट को बढ़ा रहा है, जिसे स्टॉप करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए ईरान और इस यूएसए ने दोनों ने अपना एक स्पेशल अटैक किया था। यूएसए ने अपना मिड नाइट हैमर मिशन के नाम से ईरान पे अटैक किया था अपने स्टील्थ विमान के साथ। फिर उसके बाद ईरान ने भी अपना ऑपरेशनलाइजिंग लाइन चलाया था टारगेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ मिसाइल के लिए। इसके रिस्पांस में ईरान ने अपना ऑपरेशन प्रोमिस 3 किया था, जो बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया था, और गल्फ़ कंट्री में जो कतर हैं, इन सारी कंट्रियों पे भी अटैक किया था। यूएसए जो हमेशा है कि हॉस्टिलिटी प्रॉक्सी वार लड़ते रहा है अदर लैंड पे, नॉट इन इट्स ओन लैंड, अपने लैंड पे नहीं। यहाँ पे रीजनल कन्फ्लिक्ट जो वेस्ट एशिया में जो बढ़ते जा रहे हैं, पहला जो है कि ईरान का अपना न्यूक्लियर इनरिचमेंट करना। यहाँ पे ईरान और इज़राइल जो है फ़िलिस्तीनों को, और यहाँ पे फ़िलिस्तीनों का सपोर्ट ईरान से दिया जाता है। यहाँ से भी कई लिंकेज है। यहाँ से जो येमेन है, यहाँ पे हौथी जो रिबल्स हैं, वो भी सपोर्टेड हैं फ्रॉम द। यहाँ पे इस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को समझ सकते हैं। हिजबुल्लाह जो रिबल्स है, ये इज़राइल पे अटैक करता है लेबनान की तरफ से, और इसके रिस्पॉन्स में पीछे हम लोग देखे थे बहुत सारे न्यूज़ मीडिया में, ये भाई साहब ने उन पे पेजर अटैक किया था। और यहाँ पे हौथी रिबल्स हैं, ये ज़्यादातर जो रेड जो सी है, इस पे अटैक करते रहते, रेड सी में, अरेबियन सी में कुछ भी होता है। इसके पीछे बताने का मकसद ये था कि यूएसए और ईरान फिर आमने सामने आए। जिनेवा में इनकी चल रही बहुत बड़ी बातचीत जो चल रही थी अभी हाल ही में, गल्फ़ कंट्री में ऐसा क्या मतलब पड़ेगा, जो यहाँ पे जिनेवा में जो समिट हो रहे थे, इसके जो मीडिएटर था, तो इसका मीडिएटर ओमान था, यूएसए और ईरान के बीच में लेकर। स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में जो दोनों के बीच में न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए लेक्चर आता है, और सेक्शन के बाद बहुत सारे जो सेक्शन लगा दिए गए हैं यूएसए के द्वारा ईरान पे, तो वहाँ पे इकोनॉमिक डिस्टेट्स का कंडीशन आ गया है। वहाँ पे इकोनॉमिक जो चरमर आ गई, बहुत सारी चीज़ों के महंगे हो जाना, और वहाँ पे अपनी सफिशेंसी और डेली लाइफ में बहुत सारी चिंताएं बढ़ गई है। ईरान चाहता है कि उस पर लगे हुए पूरी इकोनॉमिक सेक्शन को हटा दिया जाए। यूएसए का साफ पॉलिसी है कि न्यूक्लियर वीपन्स को रुकना चाहिए, मिडिल ईस्ट में एक स्टेबिलिटी आना चाहिए। वो कभी नहीं चाहता है कि यहाँ पे इसका वर्चस्व बढ़ा रहे। इजराइल और गल्फ एलाइज सिक्योरिटी के निश्चित मतलब सुनिश्चित करना चाहते हैं। गल्फ जो एलाइज कंट्री है, एक्चुअली ये न्यूक्लियस वीपन अगर कंट्री हो जाता है, इट विल बी फियर फॉर द गल्फ कंट्रीज एंड द इजराइल। इसराइल ऑलरेडी इसके पास न्यूक्लियर वीपन्स है, बट इट इज़ नॉट कन्फर्म इन द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसके अंदर मतलब ये अपना रजिस्टर नहीं किया हुआ है। यहाँ पे अगर बात करते हैं कि इसके इम्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं गल्फ़ कंट्री में, वो कैसे फियर हैं, तो ऑयल प्राइसेस जो है स्टेबल हो सकते हैं। फिर बोलता है कि गल्फ़ मार्केट में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर इसका इम्पेक्ट क्या होगा, रीजनल जो टेंशन है उससे कम होगी। इन सारी चीज़ों से अगर ये कामयाब होता है मीटिंग, तो अगर जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे ऑयल प्राइसेस अगर बढ़ जाते हैं, अगर किसी भी कन्फ्लिक्ट्स हो जाने के रीजनल कन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, तो इससे गल्फ़ का इकोनॉमिक ग्लोबल जो ऑयल मार्केट है, ये काफ़ी ज़्यादा हैम्पर होगा, काफ़ी ज़्यादा प्रभाव। ये सिर्फ गल्फ़ कंट्री के लिए ही इम्पोर्टेंस की बात नहीं है। अगर हम जानते हैं कि इंडिया का क्या मतलब इस पे कंसर्न रहेगा, इंडिया का क्या उस पे मतलब सारी चीज़ें हैं, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है, एशिया का 20% डेस्टिनेशन जो डेस्टिनी है, जो ट्रेड्स है, यहाँ से कैरी आउट होता है। अकाउंट पर अगर बात करें, 30% जो वर्ल्ड का जो ऑयल ट्रेड है, यहाँ से ही प्रभावित होता है। एंड वी आर मोस्टली 40% ऑफ इंडिया क्रूड ऑयल सप्लाई थ्रू दी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ 40% हमारा ऑयल का इम्पोर्ट्स होते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा हम में भी हैम्पर होंगे। 20% ग्लोबल जो एलएनजी ट्रेड होता है, कतर, ईवेई ट्रांजिट इसी स्टेट के द्वारा होता है। 54% इंडिया का जो एलएनजी सप्लाईज होता है, इसी गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ के तहत होता है। तो जाहिर सी बात पर हम देखते हैं कि अगर ओमान की मीडिएटिंग में ईरान और यूएसए
का अगर समिट जो हटता है और जिनेवा में अगर कामयाब नहीं होता है तो यहाँ पे अनस्टेबिलिटी फिर बनी रहेगी, अनस्टेबिलिटी यहाँ पे बनी रहेगी। जहाँ पे अगर बात करें तो ऑयल प्राइसिंग, मार्केट, सिक्योरिटी कंसर्न, बहुत बार देखते हैं कि यहाँ पे जो हौथीस हैं ये गल्फ़ में और रेड सी के साइड, अरेबियन सी में दे यूज टू अटैक ऑन द वेसल, वो वेसल पे अटैक करते रहते हैं। तो ये सारे पॉइंट को अगर हम एक एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज का इंपॉर्टेंस लेकर, गल्फ़ कंट्री में जो कॉन्फिडेंस मतलब जो है अपनी ऑयल स्टेबिलिटी को लेकर, फिर जो सिक्योरिटी जो चैलेंजेस है बहुत बार हम लोग देखते हैं, और यूएसए का जो इकोनॉमिक सेक्शंस हैं और इसके बहुत सारी कंट्री पे थ्रेट्स, ये सारी चीज़ें मतलब देखने को मिलता है। तो इससे न कहीं कहीं एक स्टेबिलिटी आएगा। बट इन द परस्यूट ऑफ डैट अगर इसको बातों को नकारा जाए और फिर देखा जाए इसके रिस्पॉन्स में और क्या चल रहा है। अभी रिसेंटली न्यूज़ में ये आया कि ईरान के साथ चाइना और रसिया, ये तो हम जानते हैं कि यूएसए पहले ही अपना जो अब्राहम नेवल है उसको अरेबियन सी से होते हुए गल्फ़ में करने की कोशिश किया है, वहाँ पे अपना मतलब अप्रोचमेंट किया है। लेकिन इस साथ से ईरान और चाइना और रसिया ने ये भी अच्छे से नहीं बैठे हैं, ये एक्सरसाइज करें अपने नेवल एक्सरसाइज यहाँ पे गल्फ़ में। तो एक थ्रेट ऑफ कंसर्न बन जाते हैं वर्ल्ड लेवल पे अनस्टेबिलिटी के लिए। कहीं ना कहीं एक मल्टीपोलर और यूनिपोलर वर्ल्ड के बीच में एक अनसेटिस्फेक्शन है जो बढ़ता जा रहा है। तो इन सारे पॉइंट्स में अगर कुछ एग्जांपल्स या कुछ ऐसे पॉइंट्स मिले तो इसको नोट डाउन कर किया जा सकता है और इसे लिखा जा सकता है, एग्जाम में यूज किया जाता है कि हाउ ग्लोबल पॉलिटिक्स इज चेंजिंग और हाउ प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक मार्केट इज चेंजिंग। हाउ हम जानते हैं कि हमारा बहुत सारा जो फॉरेनर्स, हमारा जो डायस्पोरा जो है, जो गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं, तो यहाँ से हमारा जो इकोनॉमी कैसे हैम्पर हो सकता है। चबहार पोर्ट में हमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है, तो यहाँ से इंडिया के लिए, इंडिया के जो ट्रेड के लिए ये सारी चीज़ें इफेक्ट पड़ सकते हैं जो हमारे कोर इंडस्ट्री पे भी असर पड़ेगा। इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो हमने साइन किया है G20 में, इस पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। थैंक यू।